भारत में आरक्षण व्यवस्था का इतिहास क्या कहता है और इसके जरिए कौन कौन सी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई है? क्या सच में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था? क्या आरक्षण को आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए? क्या SC सेंट आरक्षण का उद्देश्य पूरा हो रहा है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? OBC और EWS आरक्षण की वास्तविक स्थिति क्या है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण का क्या प्रभाव है और क्या यह सही ढंग से लागू हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आरक्षण की परिभाषा क्या है, भारत में आरक्षण प्रणाली का इतिहास और उद्देश्य क्या है, भारत में आरक्षण की सीमा क्या है, भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है, आरक्षण की न्यायिक समीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण का तात्पर्य समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और असमानताओं को कम करने के लिए राज्य द्वारा किए गए उपायों से है। इसे कभी कभी अफर्मेटिव एक्शंस के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के अनुसार रिजर्वेशन इज नॉट अ चैरिटी, इट इज रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण कोई दान नहीं है, यह प्रतिनिधित्व है। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों को समाज के हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है, ताकि वे अपने अधिकारों और अवसरों का सही उपयोग कर सकें। भारत में आरक्षण का इतिहास। स्वतंत्रता से पहले भारत में आरक्षण प्रणाली। आरक्षण प्रणाली का विचार, जिसे बाद में सकारात्मक कार्रवाई अफर्मेटिव एक्शन की नीतियों में परिवर्तित किया गया, 19वीं सदी के अंत में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। 1882 में हंटर ने शिक्षा में अफर्मेटिव एक्शंस का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों, विशेष रूप से वे जो जातिगत भेदभाव के कारण ऐतिहासिक रूप से वंचित और उपेक्षित थे, को शिक्षा तक पहुंचने में वरीयता दी जानी चाहिए। हंटर का तर्क था कि ऐसे उपायों की आवश्यकता इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने और ब्रिटिश भारत में शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। ज्योतिराव फुले का योगदान। महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक सुधारक ज्योतिराव फुले ने निम्न जातियों, विशेष रूप से दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों और उत्थान की वकालत में अग्रणी भूमिका निभाई। फुले ने निम्न जातियों और महिलाओं के लिए स्कूल और शैक्षिक संस्थान स्थापित किए, जिससे शिक्षा में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती मिली। फुले ने शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में दबे कुचले समुदायों के लिए आरक्षण की वकालत की, यह तर्क देते हुए कि ऐसे सकारात्मक कदम जातिगत भेदभाव के चक्र को तोड़ने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। छत्रपति शाहू महाराज। कोल्हापुर के शासक छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में गैर ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। उन्होंने सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और इसे प्राप्त करने के लिए कई छात्रावास खोले। मैसूर में आरक्षण। मैसूर के राजा नालवाड़ी कृष्णराज वाडियार ने प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व की आलोचना करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू करने की पहल की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम ने भारतीय सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण सुधार लाए, जिनमें सामुदायिक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान भी शामिल था। मॉन्टेक्चम्सफोर्ड द्वारा आलोचना की गई, लेकिन 1909 के मिंटो मॉले सुधारों में स्थापित मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडलों को बनाए रखा। साइमन कमीशन 1927 उदास स्माइली 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए गठित, इसने अलग निर्वाचन मंडलों को मिलाने और दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की, क्योंकि उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक चुनौतियां थी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सामुदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों, अवर्ण वर्गों को एक अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव था। महात्मा गांधी ने इसे समाज के लिए विभाजनकारी मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि यह कदम भारतीय समाज में जातिगत विभाजन को और गहरा करेगा और दलितों को मुख्य धारा से अलग कर देगा। गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में एक आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता इस प्रस्ताव को वापस लें और समाज में एकता बनाए रखें।
गांधी जी का यह कदम देश भर में व्यापक समर्थन और बहस का कारण बना। कई लोगों ने गांधी जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की और यह अनशन पूरे देश में एक बड़ी घटना बन गया। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर और दलित समुदाय ने सामुदायिक पुरस्कार का स्वागत किया। आम्बेडकर का मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल से दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। आम्बेडकर के अनुसार दलितों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें और उनके साथ न्याय हो सके। गांधी जी के उपवास के बावजूद आम्बेडकर ने शुरू में सामुदायिक पुरस्कार का समर्थन जारी रखा। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यह पुरस्कार उन्हें यह अवसर प्रदान करेगा। गांधी जी के स्वास्थ्य के बिगड़ने और व्यापक जनदबाव के बीच आम्बेडकर और अन्य दलित नेताओं के साथ बातचीत शुरू हुई। इन वार्ताओं का उद्देश्य एक ऐसा समाधान खोजना था जो गांधी जी के उपवास को समाप्त करे और दलितों के अधिकारों की रक्षा भी करे। यह वार्ता पूना में हुई, जिसमें गांधी जी और आम्बेडकर के अलावा कई अन्य प्रमुख नेता और प्रतिनिधि शामिल थे। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और आम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचक मंडल की बजाय दलितों के लिए आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स, तय की गई। समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई और उनके निर्वाचन के लिए एक संयुक्त निर्वाचक मंडल, जॉइंट इलेक्टोरेट, बनाया गया। इसका मतलब था कि सामान्य निर्वाचन मंडल के तहत ही दलित उम्मीदवार चुने जाएंगे, लेकिन उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। पूना समझौता भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया और गांधी जी के उपवास को समाप्त किया। इसके बाद भारतीय संविधान में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो आज भी जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूना समझौते के प्रावधानों को शामिल करते हुए ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण आधिकारिक रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में आरक्षण प्रणाली। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में शामिल किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 राज्य को ऐसे वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को जोड़ा, जिससे राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति मिली। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से SC और सेंट की सूची को राज्यवार आधार पर संशोधित किया गया। 3 मंडल आयोग 1980 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। हालांकि यह रिपोर्ट SC और सेंट के आरक्षण से सीधे संबद्ध नहीं थी, लेकिन इसने सामाजिक न्याय की व्यापक बहस को प्रेरित किया। क्या आरक्षण को आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक होना चाहिए? हमें पहले समझना होगा कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। रिजर्वेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा पर आधारित है और इसे जाति व्यवस्था और SC, सेंट और OBC समुदायों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव और शोषण को दूर करने के लिए एक कॉम्पेंसेटरी मेजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन डिसएडवांटेज्ड कास्ट्स को ऐतिहासिक रूप से सॉवरेन, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल राइट्स से वंचित किया गया था। उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया, जिनमें शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच शामिल थी, और उन्हें छोटे, सेग्रीगेटेड और अनहाइजीनिक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। उदाहरण के लिए, महार जाति, जिन्हें अछूत माना जाता था, को चलते समय उनके पदचिह्न मिटाने के लिए उनकी पीठ पर झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी छाया भी अछूत मानी जाती थी। आज भी जाति आधारित हिंसा के उदाहरण जैसे कि मारपीट, बलात्कार, बसों में बैठने से इनकार, मंदिरों या मस्जिदों में प्रवेश से इनकार या परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार करने से रोका जाना जातिगत भेदभाव के कारण होते हैं।
ऐसे अत्याचार इन समुदायों के पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक अन्यायों की भरपाई करने और जाति शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरक्षण के रूप में एक जाति आधारित समाधान आवश्यक है। भारत में आरक्षण का उद्देश्य सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा देना और हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना है। रिजर्वेशन सिस्टम का मुख्य लक्ष्य शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेंट और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जैसे समूहों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था के माध्यम से इन कम्युनिटीज द्वारा सदियों से झेली जा रही डिस्क्रिमिनेशन और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस का समाधान किया जाता है। आरक्षण का उद्देश्य इन वर्गों को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच प्रदान कर उनके जीवन की क्वालिटी में सुधार करना है। रिजर्वेशन पॉलिसी का मूल विचार यह है कि इक्वालिटी केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए। इसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को भी वे सभी अपॉर्चुनिटीज मिले जो समाज के अन्य वर्गों को उपलब्ध हैं, जिससे ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव हो सके। आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान 1930 में एच.वी. स्टोर्स कमेटी ने पिछड़े जातियों को दलित वर्ग, आदिवासी और पर्वतीय जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी में बांटा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दलित वर्ग को अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति को पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया। भारतीय संविधान का पार्ट 16 अनुसूचित जातियों, एससी और अनुसूचित जनजातियों, सेंट के सदस्यों के लिए केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन शामिल हैं, जो एससी और सेंट के सदस्यों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने में सहायक हैं। आइए इन प्रावधानों और संशोधनों पर विस्तार से चर्चा करें। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 राज्य को एससी एंड सेंट के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन आर्टिकल के माध्यम से एससी और सेंट के सदस्यों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिससे एससी एंड सेंट के प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संशोधन एससी और सेंट के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में हायर पोजीशंस पर पदोन्नति के दौरान भी आरक्षण सुनिश्चित करता है। 81th अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जोड़ा गया। इससे प्रमोशन में 50% की ऊपरी सीमा को बनाए रखते हुए आरक्षण की अनुमति दी गई और सरकार को पिछले वर्षों के अनफिल्ड वैकेंसी को अलग श्रेणी के रूप में आगे बढ़ाने की अनुमति मिली, जिसे किसी भी आगामी वर्ष में भरा जा सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य पिछले वर्षों में भरी नहीं गई रिक्तियों को भविष्य में भरने की अनुमति देना था। 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिससे एससी और सेंट के निवासियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिला और राज्य को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ प्रमोशन में कोटा प्रदान करने का अधिकार मिला। इसका अर्थ है कि एससी और सेंट के सदस्यों को प्रमोशन के बाद भी सीनियरिटी का लाभ मिलेगा। संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण आर्टिकल 330 संसद में एससी एंड सेंट के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से स्पेशल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करते हैं कि एससी और सेंट के सदस्य संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर सके। पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण आर्टिकल 243 हर पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 233 हर नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भी एससी और सेंट के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 335 कहता है कि एससी एंड सेंट के दावों पर प्रशासन की प्रभावशीलता बनाए रखने के साथ विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि एससी और सेंट के दावों पर विचार करते समय प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता भी ध्यान में रखी जाएगी। इन प्रावधानों और संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को समाज में समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें और उनकी प्रगति हो सके। क्या सच में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था?
आरक्षण के बारे में यह गलतफहमी है कि यह केवल 10 वर्षों के लिए था। असल में राजनीतिक आरक्षण, जैसे कि संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण की अवधि शुरू में 10 वर्षों के लिए तय की गई थी, लेकिन इसे समय समय पर बढ़ाया गया है और अब भी जारी है। राजनीतिक आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है और अभी भी लागू है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण 10 वर्षों की सीमा के साथ नहीं था। यह आरक्षण संविधान द्वारा प्रावधानित है और इसका उद्देश्य एससी, सेंट और ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के आर्टिकल 46 में राज्य को एससी, सेंट और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का निर्देश देता है। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य एससी, सेंट और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। निष्कर्ष, राजनीतिक आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास है और इसे समय समय पर बढ़ाया गया है। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है और यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार जारी है। आरक्षण का दायरा वर्तमान में रिजर्वेशन कोटा इस प्रकार है। एससी के लिए 15%, सेंट के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। यह रिजर्वेशन उन जनरल कैटेगरीज के लिए है जो इकोनॉमिकली वीक हैं और यह संविधान के 103 आरडी अमेंडमेंट के माध्यम से लागू किया गया है। भारत में आरक्षण नीतियां कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू नहीं होती हैं, जैसे न्यायपालिका जुडिशरी में नियुक्तियों के मामले में आरक्षण लागू नहीं होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर की जाती है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में आरक्षण लागू नहीं होता है। यहाँ भर्ती पूरी तरह से योग्यता, शारीरिक क्षमता और अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाती है। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों, जिसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और छोटे बिजनेस शामिल हैं। प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण नीतियां लागू नहीं होती। प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण नहीं मिलता है। राज्य के द्वारा दिए गए आरक्षण महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% आरक्षण लागू किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में 52 और मध्य प्रदेश में कुल 50% आरक्षण। बिहार में हाल ही में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2023 में पारित 65% आरक्षण वृद्धि को असंवैधानिक करार दिया और इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ओबीसी और ईबीसी के लिए 43%, एससी के लिए 20%, सेंट के लिए 2% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% शामिल हैं। क्या आरक्षण मेरिट से समझौता करती है? रिजर्वेशन सिस्टम का उद्देश्य ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। लेकिन यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या इससे मेरिट और दक्षता प्रभावित होती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समानता सुनिश्चित करना है। आरक्षण उन समुदायों को शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसर देने का प्रयास करता है, जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया है। दूसरी ओर, कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण प्रणाली मेरिटोक्रेसी को कमजोर कर सकती है। उनका तर्क है कि आरक्षण के कारण योग्यता के बजाय अन्य मानदंडों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे सिस्टम की दक्षता पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण से मिलने वाले लाभ केवल प्रवेश के स्तर पर होते हैं। इसके बाद सभी उम्मीदवारों को समान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने कौशल और क्षमताओं के आधार पर ही आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा
कई अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि आरक्षण से लाभान्वित होकर आने वाले कई उम्मीदवार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो क्या 335 के अनुसार The claims of the members of the scheduled castes and the scheduled tribes shall be taken into consideration, consistently, with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or of a state. इस अनुच्छेद का मतलब है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावे को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ साथ नियुक्तियों में ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि provided that nothing in this article shall prevent in the making of any provision in favor of the members. Judicial scrutiny of reservation. The State of Madras versus Champakam Dorai Rajan, 1951. 1951 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। मद्रास सरकार ने राज्य में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया था, जिससे कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थी। श्रीमती चंपकम दोराई राजन ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह आरक्षण नीति उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आरक्षण की यह नीति असंवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने की अनुमति देता हो। हालांकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में राज्य के रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आर्टिकल 15 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप संसद ने संविधान में पहला संशोधन करते हुए आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा। यह संशोधन राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे इन वर्गों को शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभ मिल सके। इस केस ने भारतीय आरक्षण नीति को संवैधानिक समर्थन प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। यह संशोधन भारत में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के दायरे और सीमा की जांच की। कोर्ट ने कहा कि ओबीसीज की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से संपन्न ओबीसीज आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय लिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण केवल नियुक्तियों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वर्गों के लिए समान अवसर बने रहें। इन निर्णयों के बाद संसद ने 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को जोड़ा। यह आर्टिकल राज्य को एससी और सेंट के पक्ष में प्रमोशन में सीटें आरक्षित करने की शक्ति देता है, यदि इन समुदायों का सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस संशोधन ने एससी और सेंट समुदायों को सार्वजनिक सेवाओं में उनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का एक साधन प्रदान किया। एम नागराज वी यूनियन ऑफ इंडिया, 2006। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी आरक्षण नीति को संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। एससी और सेंट समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। एससी और सेंट समुदायों का सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन की समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नीतियां संतुलित और संवैधानिक रूप से सही हों, जिससे सभी समुदायों को उचित अवसर मिल सकें और प्रशासनिक दक्षता बनी रहे। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 2018। 2018 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में एससी और सेंट के लिए प्रमोशन की मामले में सरकार से वापसी की मांग देने पर जानकारी जुटाने की आवश्यकता को वापस ले लिया। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जो समाज के पिछड़े वर्गों को उनके समर्थन में बिना सख्त डेटा की मांग किए बिना भी प्राप्त कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त अदालत ने क्रीमी लेयर को एससी और सेंट तक फैलाया। इसका मतलब है कि इन समुदायों के वे व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें पदों में आरक्षण नहीं मिलेगा।
इससे यह सुनिश्चित किया गया कि लाभ सचमुच उन व्यक्तियों तक पहुंचे जो अपनी समुदाय में वास्तविक रूप से पिछड़े हुए हैं। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कानून को बरकरार रखा जो एससी और सेंट के लिए पदों में प्रमोशन में आरक्षण देने की अनुमति देता है, साथ ही अनुसूचीय प्रमोशन से संबंधित वरिष्ठता को भी मिलती है। यह निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ कि आरक्षण सिर्फ नौकरी के मौके ही नहीं बल्कि करियर प्रगति में भी समान अवसर और सीनियरिटी प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। कंक्लूजन। रिजर्वेशन पॉलिसी ने भारतीय समाज में हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड और पिछड़े वर्गों को मेनस्ट्रीम में लाने में सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए एक सशक्तिकरण का साधन है जिन्होंने सदियों से सामाजिक और आर्थिक अन्याय का सामना किया है। आरक्षण उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है जिन्हें पारंपरिक रूप से इन अवसरों से वंचित रखा गया है। यह उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कम्पीट करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म देता है। आरक्षण नीति ने सामाजिक असमानताओं को कम करने और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में मदद की है। यह नीति समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। आरक्षण ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। इससे न केवल इन वर्गों की प्रगति हुई है बल्कि पूरे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिला है। आरक्षण नीति सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार और अवसर मिलें, जिससे समाज में यूनिटी और हार्मनी बनी रहे। इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी न केवल सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह सोसाइटी के कमजोर वर्गों को एक सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।